ये आमदनी के बारे में नहीं है, ये तो उन संपत्तियों के बारे में है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मूल्य नहीं समझ पाते। दरअसल जो लोग इससे सचमुच जुड़े हुए हैं, उनमें से भी कई पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि वे अपने हाथों में जो अवसर थामे हैं वो कितना मूल्यवान है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी प्रस्तुतियां सुनते हैं तो प्रायः उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है, अगर मैं इस व्यवसाय से जुड़ जाऊं तो कितने की आमदनी हो सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्रचार करने वाले लोग अक्सर इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आप इसमें हर महीने कितना कमा सकते हैं। हर महीने में कितनी आमदनी होगी ये लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वे ई या एस क्वाड्रेंट में जीने के संदर्भ में सोचते हैं। वे अपने वर्तमान ई या एस क्वाड्रेंट से होने वाली आमदनी के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं या फिर उसके स्थान पर यह व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चा मूल्य इससे होने वाली आमदनी नहीं है। आमदनी के साथ समस्या यह है कि यह बेहद सीमित और सीधी प्रक्रिया है। 1 घंटे काम करो $1 कमाओ, 2 घंटे काम करो $2 कमाओ। मतलब यह कि आमदनी पूरी तरह से आपकी संलग्नता पर निर्भर करती है, यानी आप कभी नहीं रुक सकते। जैसे मैंने पहले कहा था कि यह एक जाल है। अधिकांश लोगों को सहज बोध से इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन वे ये मान लेते हैं कि ज्यादा आमदनी कमाना ही इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है। परंतु ज्यादा आमदनी कमाने से यह बुनियादी तथ्य नहीं बदल जाता है कि वो आमदनी आपके बिना नहीं हो सकती। दरअसल होता यह है कि ज्यादा आमदनी कमाने के चक्कर में अक्सर फंदा और ज्यादा कसता जाता है। बी और आई क्वाड्रेंट्स का उद्देश्य ज्यादा आमदनी कमाना नहीं होता। उनका उद्देश्य तो उन संपत्तियों का स्वामी बनना होता है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। आपके मकान के बारे में सच्चाई। अधिकांश लोग जिन चीजों को संपत्तियां मानते हैं वे दरअसल संपत्तियां हैं ही नहीं। वास्तव में वे दायित्व या ऋण होते हैं। कोई चीज संपत्ति है या दायित्व, इसका निर्धारण मूल्य की किसी अमूर्त अवधारणा से नहीं बल्कि कैश फ्लो से होता है। दूसरे शब्दों में, क्या इससे पैसा उत्पन्न हो रहा है और आपकी जेब में जा रहा है, या फिर इससे पैसा आपकी जेब से निकल रहा है। हर चीज या तो आपको पैसे कमाकर देती है या आपके पैसे खर्च कराती है। यदि ये आपको पैसे कमाकर नहीं देती है तो ये संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व या ऋण है। बरसों से लोग अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम के रूप में करते आ रहे हैं। वे उनके बदले उधार ले रहे हैं ताकि अपने क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे जुटा सकें, छुट्टियां मनाने जा सकें, एसयूवी खरीद सकें या चाहे जो कारण हो। संभवतः आपने भी ऐसा किया होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो इसका कारण शायद यह है कि आपने पारंपरिक दृष्टिकोण पर चलते हुए अपने मकान को संपत्ति माना होगा और यह सोचा भी नहीं होगा कि दरअसल यह एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें छत और गैरेज भी है। आइए मैं स्पष्ट करता हूं कि संपत्ति क्या होती है। अधिकांश लोग इसके बारे में इतने दुविधाग्रस्त होते हैं कि वे इससे उल्टा समझ बैठते हैं। वे डिक्शनरी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि संपत्ति वो होती है जिसका कुछ मूल्य होता है। देखिए, शायद समस्या मूल्य शब्द में छिपी है। मेरे एक सवाल का जवाब दें, आपके मकान का मूल्य कितना है? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं ये सवाल एक अलग तरीके से पूछना चाहूंगा। आपको आपके मकान से हर महीने कितनी आमदनी होती है? संभावना इस बात की है कि आपका जवाब यह होगा कि देखिए, कुछ भी नहीं। सच कहूं तो हर महीने इसकी देखभाल, मरम्मत आदि में मेरा काफी खर्च हो जाता है। यकीनन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मकान संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व है। आप कहते हैं, लेकिन एक मिनट ठहरे, मेरे मकान का मूल्य $2 लाख होगा। ओह, सचमुच? कब? जब आप भविष्य में किसी काल्पनिक समय में इसे बेचेंगे तब। लेकिन इसके बाद आप कहां रहेंगे? क्या आप मकान बेचने पर मिली रकम से रहने के लिए कोई दूसरा मकान खरीदेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर वो वास्तविक खर्च करने वाली आमदनी कहां है जिसे आप अपने हाथों में थाम सकते हैं और मनपसंद चीज को खरीदने या निवेश करने में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वहां है ही नहीं।
और वहां पर आमदनी है ही नहीं, इसीलिए अच्छी तरह से समझ लें कि आपका मकान एक संपत्ति नहीं है। ये तो जमीन में खुदा हुआ एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप अपना पैसा उड़ेलते रहते हैं। अपनी संपत्ति और जमीन के गड्ढे का फर्क पहचानें। पल भर के लिए डिक्शनरी में दी हुई परिभाषा को भूल जाएं। आइए असली दुनिया के बारे में बात करते हैं। दरअसल संपत्ति वो चीज है जो आपके लिए काम करती है, ताकि आपको आपके बाकी जीवन में काम न करना पड़े। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि नौकरी के लिए मेहनत करो। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी कहते थे कि संपत्तियां बनाओ। बी क्वाड्रेंट का जीवन इसीलिए इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि जब आप कोई व्यवसाय बनाते हैं तो दरअसल आप एक संपत्ति बना रहे होते हैं। आज पूरे संसार में हमारे रिच डैड व्यवसाय के ऑफिस हैं। चाहे मैं काम करूं, सोऊं या गोल्फ खेलूं, चेक लगातार आते रहते हैं। यह निष्क्रिय आमदनी है, अवशिष्ट आमदनी है। हालांकि मैं किसी नौकरी में कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं किसी संपत्ति को बनाने की खातिर कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा नहीं बल्कि अमीर आदमी की तरह सोचता हूं। क्योंकि किसी व्यवसाय का स्वामी बनने का अर्थ एक संपत्ति का स्वामी बनना होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते वक्त आप न सिर्फ जीवन संबंधी महत्वपूर्ण योग्यताएं सीख रहे होते हैं, बल्कि आप अपने लिए एक वास्तविक संपत्ति भी बना रहे होते हैं। नौकरी में आप आमदनी कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी कमाने के बजाय आप एक संपत्ति, अपना व्यवसाय बनाते हैं और ये संपत्ति आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती है। मैं केवल उन्हीं चीजों में निवेश करता हूं जो मुझे पैसे बनाकर देती हैं। यदि कोई चीज मुझे पैसे बनाकर देती है तो वो एक संपत्ति है। अगर वो मुझसे पैसे खर्च कराती है तो वो दायित्व है। मेरे पास 2 पॉश कारें हैं, वे दायित्व हैं। मैं पूरी तरह से उनका स्वामी हूं, लेकिन वे मेरी जेब में पैसा नहीं डाल रही, उल्टे वे तो पैसा निकाल रही हैं। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। जो लोग ये बात समझते हैं उनके लिए पहले नंबर की संपत्ति आमतौर पर एक व्यवसाय होता है और दूसरे नंबर की संपत्ति पारंपरिक तौर पर रियल एस्टेट होती है। वैसे रियल एस्टेट के मामले में भी आपको कैश फ्लो और कैपिटल गेन के फर्क को समझना होता है। अधिकांश लोग इस फर्क को नहीं समझते हैं। जब वे निवेश करते हैं तो कैपिटल गेन या मुनाफे के लिए निवेश करते हैं। वे कहेंगे कि मेरे मकान का मूल्य बढ़ गया, मेरी कार का मूल्य बढ़ गया है। देखिए, ये कैश फ्लो नहीं, एक कैपिटल गेन है। रियल एस्टेट का स्वामी बनने का उद्देश्य इसे मुनाफे में बेचना नहीं, बल्कि एक संपत्ति के रूप में रखना है। यदि आप $1,00,000 में कोई प्लॉट खरीदते हैं और इसके बाद उसे $2,00,000 में बेच देते हैं, तो वो संपत्ति नहीं है। आपको तो दरअसल सिर्फ $1,00,000 का कैपिटल गेन या मुनाफा हुआ है। इसकी खातिर आपको एक संपत्ति बेचनी पड़ी। आपने उस संपत्ति की हत्या कर दी। ये तो पैसे की खातिर अपनी गाय को बेचने जैसा है। मैं तो गाय का मालिक बने रहकर दूध बेचना चाहूंगा। नौकरी करने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नौकरी कोई संपत्ति नहीं है। आप इसे ईबे पर नहीं बेच सकते, आप इसे किराए पर किसी दूसरे को नहीं दे सकते, आप इससे डिविडेंड्स प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीवन के कई दशक, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल किसी ऐसी चीज को बनाने में क्यों बर्बाद करें जो संपत्ति नहीं है? या ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो खुद की नहीं बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति बनाने में वक्त क्यों बर्बाद करें? इसे समझने में कोई गलती ना करें। आप जब नौकरी करते हैं तो एक संपत्ति बना रहे होते हैं, बस वो आपकी संपत्ति नहीं होती है। हमारे दिमाग में यह विचार गहराई तक डाल दिया गया है कि अच्छी नौकरी में किसी प्रकार का आंतरिक मूल्य होता है, लेकिन दरअसल इसमें कोई मूल्य नहीं होता, यानी शून्य होता है। और यह स्थिति इसलिए भी बदतर हो जाती है क्योंकि नौकरी से आपको जो आमदनी होती है उस पर आपको किसी अन्य प्रकार की आमदनी से ज्यादा ऊंची दर पर कर देना पड़ता है। ये तो वैसा ही है जैसे बहुत सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ सक्रिय हों। बहरहाल कुछ लोग ई क्वाड्रेंट की सुरक्षा की खातिर ये कीमत चुकाने के इच्छुक रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेचने या आमदनी कमाने के बारे में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि यह बेचने वाला व्यवसाय है, लेकिन बेचने का अर्थ तो सिर्फ ज्यादा आमदनी कमाना होता है। जो व्यवसाय सिर्फ बेचने पर आधारित होता है उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जब आप वो गतिविधि रोक देते हैं तो आमदनी भी रुक जाती है। सेल्स पर्सन किसी कंपनी की नौकरी कर सकता है,
या फिर कमीशन पर सामान बेच सकता है। यदि आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर के काउंटर के पीछे काम करते हैं तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने लिए व्यवसाय करते हैं और बीमा, मकान या आभूषण बेचते हैं तो आप एस क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास एक काम रहता है और वो है बेचना। इससे आपकी दौलत नहीं बनेगी या आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होंगे। आप एक नया काम नहीं चाहते, आप तो एक अलग पता चाहते हैं जो बी क्वाड्रेंट का हो। तो जॉन आगे कहते हैं, रॉबर्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में सफल होने का मतलब होता है बिक्री में बेहतरीन होना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बात अपने खास प्रोडक्ट या सेवा को बेचने में बेहतरीन बनाना नहीं है, क्योंकि आप उसमें चाहे कितने भी निपुण हों और ईमानदारी से सोचा जाए तो अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो शुरुआत में इसमें निपुण नहीं होते हैं। आप सामान बेचकर सिर्फ सीमित आमदनी ही कमा सकते हैं। देखिए, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि एक नेटवर्क बनाना है। यानी लोगों की एक ऐसी फौज तैयार करना जो उसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार करे। लक्ष्य ये नहीं है कि आप या कोई अन्य व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे। ये उन बहुत से लोगों के लिए है जो अपने खुद के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बने। तार्किक संख्या में ग्राहकों को सामान बेचें व सेवा करें, दूसरों को नियुक्त करें और बहुत से अन्य लोगों को दिखाएं कि यही चीज कैसे करना है। और यहां हम ये कारण बताना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सेना क्यों बनाते हैं। एक बार जब आप ये कर देते हैं तो जानते हैं आपके पास क्या होगा? एक ऐसी संपत्ति जो आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती रहेगी, निष्क्रिय आमदनी। आगे मैं जॉन से ज्यादा विस्तार से स्पष्ट करने को कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बेचने या सेल्स पर्सन बनने के बारे में क्यों नहीं है। मुझे आशा है कि आप उसे पूरे गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि यही मुख्य मुद्दा है। ऐसा मुद्दा जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। हाल फिलहाल यहां वो प्रमुख कील है जो मैं ठोकना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा आमदनी कमाने के बारे में नहीं है, ये तो एक संपत्ति बनाने के बारे में है। वास्तव में 8 संपत्तियां बनाने के बारे में है जो सभी एक साथ बनती है। आगे हम उनमें से हर एक पर नजर डालेंगे। संपत्ति नंबर 1, असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा। मुझे एक बात बताना है, मैं धीमा पाठक हूं। वैसे मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरी पढ़ने की गति धीमी है। अक्सर मुझे कोई पुस्तक 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर मुझे सचमुच समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। यही नहीं, मैं लेखन में भी बहुत खराब हूं। सच तो यह है कि मैं हाई स्कूल में लेखन में 2 बार फेल हुआ था। तो क्या आप एक आश्चर्यजनक बात जानना चाहते हैं? ये सी ग्रेड का विद्यार्थी जो स्कूल में अपने लेखन पाठ्यक्रम में फेल हुआ था और जो आज तक बहुत अच्छा लेखक नहीं बन पाया, उसकी लिखी 7 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी हैं। मेरा अभिप्राय, अच्छा ग्रेड ही काफी नहीं है। मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें, मैं शिक्षा को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मुझे शिक्षा में विश्वास है और यही नहीं, मैं पूरे जोश खरोश के साथ इसमें यकीन करता हूं। बात बस इतनी सी है कि मुझे उस शिक्षा में ज्यादा विश्वास है जो आपको वो सब सचमुच सिखाए जिसकी जरूरत आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए है। जब मैं ये सलाह देता हूं कि लोग अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाएं, तो मैं उन्हें इसका सबसे बड़ा कारण या लाभ कौन सा बताता हूं। मेरी नजर में सबसे बड़ा लाभ वे उत्कृष्ट, यहां तक कि जीवन बदलने वाले प्रोडक्ट्स भी नहीं है जिन्हें आप बेच सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ वो पैसा भी नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं। वो आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, प्रोडक्ट्स अक्सर उत्कृष्ट होते हैं और मैं दौलत बनाने का असली मार्ग प्रदान करने के संदर्भ में भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मूल्यवान मानता हूं। लेकिन ये वे सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं हैं जो आपको इस अनुभव से हासिल होते हैं। इस अनुभव से मिलने वाला सबसे बड़ा मूल्यवान लाभ है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। 3 प्रकार की शिक्षा। यदि आप वित्तीय दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है: स्कूली, पेशेवर और वित्तीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा आपको पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब करना सिखाती है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, खासतौर पर आज के संसार में। व्यक्तिगत रूप से मैं स्कूली शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया।
जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्यादातर कक्षाओं में मुझे सी ग्रेड ही मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जो पढ़ाया जा रहा था उसमें मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी। पेशेवर शिक्षा आपको पैसे के लिए काम करने का तरीका सिखाती है। दूसरे शब्दों में यह आपको ई और एस क्वाड्रेंट के जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल में मेरे स्मार्ट सहपाठी आगे चलकर डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बने। बाकी ने किसी न किसी हुनर का प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, भवन निर्माता, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाया गया। मैं यहां भी उत्कृष्ट नहीं था। चूंकि स्कूली शिक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं एक समुद्री जहाज का अफसर बन गया और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर पायलट, जो वियतनाम में मरीन कॉर्प्स के लिए उड़ान भरने लगा। 23 वर्ष की उम्र तक मैं 2 पेशों में काम कर चुका था, एक तो समुद्री जहाज के अफसर के रूप में और दूसरा पायलट के रूप में। लेकिन मैंने दरअसल उनमें से किसी का भी इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए नहीं किया। वित्तीय शिक्षा वो होती है जिसमें आप ये सीखते हैं कि पैसे के लिए खुद से काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। आपको लगता होगा कि आपको बिजनेस स्कूल में वित्तीय शिक्षा मिलती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस स्कूल आमतौर पर सबसे चतुर विद्यार्थियों को लेते हैं और उन्हें अमीरों के बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने का प्रशिक्षण देते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपने विद्यार्थियों को ई क्वाड्रेंट की ऊपरी श्रेणी के जीवन के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्वाड्रेंट ई अब भी रहता ही है। वियतनाम से लौटने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी पारंपरिक स्कूल से एमबीए करते हो तो समझ लो कि तुम अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो। अगर तुम खुद के बल पर अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो असली दुनिया की वित्तीय शिक्षा की जरूरत है। महत्वपूर्ण योग्यताएं। उद्यमी बनना और बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनाना आसान नहीं होता। वास्तव में मुझे यकीन है कि बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाना किसी भी व्यक्ति की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। इतने सारे लोग ई और एस क्वाड्रेंट में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि इनमें बी क्वाड्रेंट से कम चुनौतियां होती हैं। यदि ये इतना आसान होता तो हर व्यक्ति यही काम कर रहा होता। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी तकनीकी योग्यताएं सीखने की जरूरत है जो आपने शायद स्कूल में नहीं सीखी। मिसाल के तौर पर व्यवस्थित होने और अपना खुद का एजेंडा तय करने की योग्यता। ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में दाखिल होते हैं, कई बार तो उन्हें एक प्रकार का सांस्कृतिक सदमा पहुंचता है, क्योंकि इससे पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हर बार बताता था कि क्या करना है। हो सकता है कि आप ई क्वाड्रेंट में बहुत बहुत कड़ी मेहनत करें, लेकिन इसके बावजूद आपको लक्ष्य तय करने, कार्य योजना बनाने, अपना एजेंडा तय करने, अपने समय का प्रबंधन करने और उत्पादक कार्यों की एक स्पष्ट श्रृंखला के क्रियान्वयन का जरा भी अनुभव न हो। सदमे भरी बात यह है कि बहुत से लोगों में ये बुनियादी योग्यताएं नहीं होती। सदमे भरी लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। देखिए, ई क्वाड्रेंट में आपको दरअसल इन योग्यताओं की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर आप बी क्वाड्रेंट में कदम रख रहे हैं तो ये योग्यताएं वैकल्पिक नहीं हैं। वे तो उन योग्यताओं जितनी ही महत्वपूर्ण हैं जैसे ये जानना कि चेक बुक को बैलेंस कैसे किया जाए, वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए और सालाना रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। कर लाभ और उनके द्वारा सिखाया गया सबक। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें यह जानकर काफी हैरानी होती है कि घर से किए जाने वाले इस व्यवसाय में उन्हें कर संबंधी कितने ज्यादा लाभ होते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में कम से कम एक धुंधला विचार होता है कि अमीर लोग सभी तरह के कर लाभों का आनंद लेते हैं जिनका आनंद वे नहीं ले सकते। लेकिन चूंकि वे अपना पूरा जीवन ई क्वाड्रेंट के भीतर जीते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर इस बात की कोई समझ ही नहीं होती कि कर संबंधी वे लाभ कौन से हैं या कैसे मिलते हैं। इसीलिए लोगों को यह जानने पर अक्सर सदमा पहुंचता है कि वे भी कर संबंधी लाभों या छूटों का आनंद ले सकते हैं और अपना नया व्यवसाय शुरू करने के पहले ही दिन से अपनी जेब भरना शुरू कर सकते हैं। हाल ही में कर नीतियों में कई बदलाव हुए हैं। साथ ही छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए खास बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इनकी बदौलत कर संबंधी बहुत से लाभ लेना अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गया है।
जो सामान्य बड़े कॉरपोरेशन की टक्कर के हैं, यहां तक कि उससे भी आगे के हैं। अपने खाली समय में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करें और अपनी नियमित नौकरी में बने रहकर आप अमीरों जैसे कर संबंधी लाभ हासिल करने लगते हैं। पार्ट टाइम व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कर्मचारियों के मुकाबले कर में ज्यादा छूट ले सकता है। मिसाल के तौर पर आप कार खर्च, पेट्रोल, लंच, डिनर और मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर कर में छूट ले सकते हैं। जाहिर है, इस मामले में आपको किसी सीपीए से परामर्श लेने की जरूरत है, पर ऐसा करने पर आप पाएंगे कि सीपीए से मिल जाने में आपने जो खर्च किया है उस पर भी आपको कर में छूट मिलती है। दूसरे शब्दों में, सरकार आपको यह सलाह लेने के लिए भी कर में छूट देगी कि कम कर कैसे भरा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी क्वाड्रेंट का जीवन दिखा देता है। ये सब बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना ही नहीं है कि नए व्यवसाय के पहले दिन से ही आपको कर बचत के जरिए कितना महत्वपूर्ण आर्थिक लीवरेज मिलता है। इससे बढ़कर मैं ये बात भी आपके दिमाग में डालना चाहूंगा कि अधिकांश लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बी क्वाड्रेंट में रहना कैसा होता है। जब अधिकांश लोगों को यहां मौजूद कर लाभों का पता चलता है तो उन्हें सदमा इसलिए लगता है क्योंकि बी क्वाड्रेंट उनके लिए अटलांटिस के खोए हुए महाद्वीप जैसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी क्वाड्रेंट्स का जीवन दिखा देता है। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा में आपका स्वागत है। जीवन संबंधी योग्यताएं। जब व्यवसाय को सफल बनाने की बात आती है तो यह सिर्फ तकनीकी योग्यताओं की बदौलत ही नहीं हो जाता। इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन संबंधी वे योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप बी क्वाड्रेंट में सफलतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जीवन में दीर्घकालीन सफलता की कुंजी आपकी शिक्षा और योग्यताएं हैं, आपके जीवन के अनुभव हैं और सबसे बढ़कर आपका व्यक्तिगत चरित्र है। मिसाल के तौर पर मुझे यह सीखना था कि अपनी आत्मशंका, संकोच और अस्वीकृति के डर से कैसे उबरा जाए। मुझे व्यक्तिगत विकास की यह योग्यता भी सीखनी थी कि असफल होने के बाद कैसे उठा जाए और आगे बढ़ते रहने का हौसला कैसे जुटाया जाए। बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में सफल होने के इच्छुक हर व्यक्ति को इन गुणों का विकास करना होता है, फिर चाहे यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हो, फ्रेंचाइजी हो या उद्यमी कंपनी हो। यदि आप ये गुण स्कूल में नहीं सीखते हैं, कार्यस्थल पर नहीं सीखते हैं और बड़े होते समय आपको घर पर भी नहीं सिखाए गए हैं, तो आप उन्हें कहां सीखेंगे? संसार में आपको ऐसा व्यवसाय कहां मिलेगा जो आपकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में समय का निवेश करे, साथ ही अपना व्यवसाय खड़ा करने में आपकी मदद भी करे? और कहां? नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जॉन यहां अपनी बात रखते हैं, रॉबर्ट, ये रोचक है कि आप हमेशा व्यवसायिक शिक्षा को नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। मैं सोचता हूं कि इस बात में काफी दम है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अनुभव के जरिए ऐसी योग्यताएं सीखते हैं और ऐसे गुणों का विकास करते हैं जो वे इसके बिना कभी भी नहीं सीख पाते। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाती है कि वे अपने डर से कैसे उभरें, कैसे संवाद करें, कैसे नहीं कहने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझें और कैसे अस्वीकृति तथा असली दुनिया की अन्य चुनौतियों के बावजूद लगन से जुटे रहें। यहां कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यताएं दी जा रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली दुनिया की शिक्षा में सिखाई जाती हैं। सफलता का नजरिया, सफलता के लिए पोशाक, व्यक्तिगत डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी से उबरना, अस्वीकृति के डर से उबरना, संवाद कुशलताएं, लोक व्यवहार की योग्यताएं, समय प्रबंधन की योग्यताएं, जवाबदेही की योग्यताएं, व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण, धन प्रबंधन की योग्यताएं, निवेश संबंधी योग्यताएं। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की ठोस योजना प्रदान करती हैं और मैं सहमत हूं, ऐसी शिक्षा सचमुच अनमोल है। वास्तव में आपको ऐसी दूसरी जगह मुश्किल से मिलेगी जहां आप पैसा देने के बावजूद ये सारा प्रशिक्षण हासिल कर सकें। ऐसी स्थिति को तो रहने ही दें जहां ये सीखने के लिए वे आपको भुगतान भी करें। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बीच एक कहावत लोकप्रिय है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप सीखते सीखते कमाते हैं। ये एक बेहतरीन कहावत है क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में इस प्रमुख बिंदु को रेखांकित करती है। आप ये करके ही इसे करना सीखते हैं, क्लासरूम में बरसों तक बैठकर किसी का लेक्चर सुनकर नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाने वाला प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक ही नहीं होता, यह अनुभव जन्य होता है।
और आप जिस विशिष्ट योजना में हैं, चाहे आप उसके शिखर पर पहुंचे या ना पहुंचे, आप बहुत सारा पैसा बना पाएं या न बना पाएं, आपके बाकी जीवन में भी इस प्रशिक्षण का बहुत जबरदस्त महत्व होता है। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बाद कई लोग दूसरे व्यवसायों में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत कामयाबी मिलती है। इसका कारण नेटवर्क मार्केटिंग में मिला व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अनुभव ही होता है, और यही वो असल बिंदु तथा सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से मैं 1 दशक से लोगों को यह व्यवसाय करने की सलाह दे रहा हूं। जब आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो वो आपको केवल दौड़ने का एक ट्रैक ही मुहैया नहीं कराती है, वो तो आपको सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और गुण विकसित करने का अवसर भी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो किसी कर्मचारी के बजाय उद्यमी की योग्यताएं सीखना चाहते हैं। संपत्ति नंबर 2, व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग। मैं जानता हूं आप शायद कह रहे होंगे कि कियोसाकी, क्या तुम बुद्धिहीन हो गए हो? व्यक्तिगत विकास के मार्ग की इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों? मुझे मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस महीने भर खर्च चलाने की आवश्यकता है। मैं दौलत बनाना चाहता हूं, कुंबाया नहीं गाना चाहता। इतनी जल्दबाजी ना करें। मैं बुद्धिहीन नहीं हुआ हूं, मैं तो बस यथार्थवादी बन रहा हूं। अमीर बनना सही स्लॉट मशीन में 50 सेंट का सौभाग्यशाली सिक्का डालने के बारे में बिल्कुल नहीं है। और यह भी सही है कि आप अतिरिक्त आमदनी कमाने के एक नए तरीके को ही नहीं देख रहे हैं। आप तो वास्तव में अपने बुनियादी जीवन मूल्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। ये उसे बदलने के बारे में नहीं है जो आप करते हैं। बहुत वास्तविक संदर्भ में ये तो उसे बदलने के बारे में है जो आप हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ आज अरबों डॉलर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रियल एस्टेट क्रैश होने पर उन्होंने ये सारी दौलत गंवा दी थी। वे 9.2 अरब डॉलर के कर्ज में डूबने का अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब मैं सड़क पर एक भिखारी के पास से गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी नेटवर्थ मेरी नेटवर्थ से 9.2 अरब डॉलर ज्यादा थी। बहरहाल जल्द ही डोनाल्ड दोबारा शिखर पर पहुंच गए। क्यों? उसकी बदौलत जो वे हैं, या ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो जो वे बन गए थे। मुझे भी एक बार यह अनुभव हो चुका है। 30 वर्ष की उम्र तक मैं मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। व्यवसाय का डूबना कतई सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन सीख थी। उन कुछ सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अपने बारे में और भी ज्यादा। मेरे तबाह होने के बाद अमीर डैडी ने मुझसे कहा कि धन और सफलता इंसान को घमंडी तथा मूर्ख बना देती है। अब जब तुमने गरीबी और विनम्रता का स्वाद चख लिया है, इसलिए तुम दोबारा विद्यार्थी बन सकते हो। उन्होंने सही कहा था। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखे वे आगे चलकर अनमोल साबित हुए। एक विश्वव्यापी व्यवसाय बनाने और बाद में उसे गंवाने के बाद मुझे असली दुनिया की वो शिक्षा मिली जिसने अंततः मुझे अमीर बना दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस शिक्षा ने मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना दिया, और मैंने उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें सीखी वे व्यवसाय या धन के बारे में नहीं थी, वो तो मेरे खुद के बारे में थी। इस बारे में मुझे जॉन से एक सवाल पूछने दें। अगर उनका जवाब वही है जो मैं सोचता हूं कि होगा, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। तो रॉबर्ट जॉन से सवाल करते हैं, जॉन, एक बात तो स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। आपके अनुभव में वो सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफलता के उस स्तर पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं जहां तक पहुंचने की उन्होंने आस लगाई थी? वास्तव में अलग अलग लोगों की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है हो सकता है कि वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण न हो। कुछ लोग अपनी आमदनी के वर्तमान स्तर में थोड़ी अतिरिक्त आमदनी जोड़कर ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग किसी जबरदस्त व्यवसायिक अवसर की तलाश में होते हैं जो उनकी आमदनी की संभावना और जीवन शैली के लक्ष्यों के संदर्भ में कायाकल्प कर सके। इसी तरह असफलता की परिभाषा को भी बहुत व्यापक संदर्भ में देखना होगा। $1000 प्रति माह की आमदनी उस व्यक्ति के लिए असफलता मानी जा सकती है जो बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उस मां के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी
जिसका लक्ष्य सिर्फ घरेलू आमदनी में अतिरिक्त कमाई जोड़ना था। लक्ष्य चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगन व निष्ठा से जुटे रहते हैं वे बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। वास्तव में मुझे यकीन है कि इसमें लोग केवल एक ही तरीके से असफल होते हैं, जब वे खुद इसे छोड़ देते हैं। लेकिन पूरी सटीकता समझाने के लिए इसे थोड़ा विस्तार से कहने की जरूरत है। यह केवल इतना सा मामला नहीं है कि कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ देता है, यानी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से इस्तीफा दे देता है और इस तरह की औपचारिक घोषणा कर देता है कि मैंने इसे छोड़ दिया। यहां मुद्दा व्यवसाय छोड़ने का नहीं है, यहां तो अपनी खुद की संभावनाओं को छोड़ने के बारे में है। यस जॉन, मैंने बिल्कुल यही सोचा था। ये वही बात है जो मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कही थी कि ये केवल आपके वर्तमान व्यवसाय को बदलने के बारे में नहीं है, ये तो आपको बदलने के बारे में भी है। मैं आपको आदर्श व्यवसाय दिखा सकता हूं, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास भी सुनिश्चित करना होगा। विजेता और पराजित आपके भीतर ही हैं। जॉन ने अभी अभी जो वर्णन किया उसके लिए ये दो शब्द हैं, एक है पलायनवादी और दूसरा शब्द है पराजित। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता व्यक्तित्व और एक पराजित व्यक्तित्व रहता है। इसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे भीतर भी एक विजेता व्यक्तित्व है और एक पराजित व्यक्तित्व है। प्रायः ये दोनों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिकांश लोग जीवन में सचमुच सफल होने के बजाय बस गुजारा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति दे देते हैं। मैं नहीं देता। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि विजेता जीत जाए। आपको कैसे पता चले कि पराजित व्यक्तित्व कब बोल रहा है? ओ, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अरे, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? विजेता जोखिम उठाने के लिए उत्सुक रहता है, जबकि पराजित व्यक्तित्व केवल सुरक्षा के बारे में सोचता है। यह विसंगति पूर्ण है। पराजित व्यक्ति सुरक्षा के बारे में ही सोचता है और अंततः ऐसे करियर तथा जीवन में अटक जाता है जिसमें दरअसल सुरक्षा होती ही नहीं है। किसी कॉरपोरेशन में सप्ताह में 40 घंटे की नौकरी करने में भला कौन सी सुरक्षा है, जहां शायद अगले कुछ सालों में आपकी छंटनी हो जाएगी, या 401 के रिटायरमेंट प्लान में अपनी थोड़ी सी आमदनी डालने में जिसे कोई म्यूचुअल फंड डकार जाएगा और औंधे मुंह गिर जाएगा, या ऐसे फंड में जिसका प्रबंधन कोई ऐसा वित्तीय सलाहकार करेगा जो एक और बनी मैडॉफ साबित होगा। दरअसल हम में से प्रत्येक के भीतर एक विजेता और एक पराजित व्यक्तित्व होता है। अमीर आदमी और गरीब आदमी, एक वो है जो व्यायाम करता है और एक वो है जो बिस्तर पर पसरा रहता है। यही युद्ध है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने का एक कारण यह है कि वो आपके भीतर के अमीर इंसान को सहारा देगी ताकि आप सक्रिय हों और तरक्की करें। आपके पराजित मित्र तो यही चाहेंगे कि आप पलंग पर लेटे रहें। वे चाहेंगे कि आप खेल को और सुरक्षित तरीके से खेलें और 40 घंटे तक काम करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हें कोई भिन्न चीज करने की चुनौती नहीं देंगे। आपका नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सर ऐसा हरगिज नहीं करेगा। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग टीम आपको उत्कृष्ट बनते देखना चाहती है। ये चाहती है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आगे कदम बढ़ाएं। ये चाहती है कि आप अपने इतिहास से आगे निकलें और साधारण के बजाय असाधारण बन जाएं। ये कहना आसान है कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या ये बहुत ज्यादा महंगा है, या मैं तो बस अपने लाभ चाहता हूं, मैं इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, या ये जोखिम नहीं लेना चाहता। ये पराजित व्यक्ति के बोल हैं और आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पराजित व्यक्तित्व हम सबके भीतर छुपा होता है। मेरे भीतर भी है और अक्सर वो हावी हो जाता है, कम से कम थोड़े समय के लिए। हर सुबह मुझे ये विकल्प चुनना होता है कि आज सुबह कौन उठा है, अमीर मैं या गरीब मैं, विजेता या पराजित। ये हमारा युद्ध है। वास्तव में हमारे भीतर पात्रों की एक लंबी कतार होती है, एक पूरी श्रृंखला होती है कि हम संभावित रूप से कैसे बन सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो सुखद रूप से विवाहित हो, इस संसार के प्रति अपना योगदान दे और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो। जब भी हम अपने डरों, शंकाओं या कम आत्म स्वाभिमान को जीतने देते हैं तो हर बार पराजित व्यक्तित्व उभर आता है और हम पर हावी हो जाता है।
अपने स्वप्न बताना सीखने और शक्तिशाली व प्रभावी कहानी सुनाना सीखने से ही हम ये भी सीख सकते हैं कि अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को कैसे दबाया जाए और विजेता को सतह तक उठकर आने की अनुमति कैसे दी जाए। एक सशक्त कहानी कैसे सुनाई जाए, ये सीखना दरअसल ये सीखना है कि उस विजेता की तरह कैसे दिखा जाए जो आप वाकई में हैं। अधिकांश लोगों में जुटे रहने, निराशा से मुकाबला करने और अपनी मंजिल के स्वप्न को कभी ओझल न होने देने की योग्यता होती है। उन्हें दरअसल कभी इस योग्यता का प्रशिक्षण नहीं मिलता, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह बी क्वाड्रेंट में माहिर व्यक्ति की सच्ची योग्यता होती है। यह उद्यमी जैसी सोच है और यही वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने के दौरान सीख सकते हैं। जब मैं पहले पहल जेरोक्स कॉरपोरेशन में काम करने गया तो अपनी शक्ति और अपने भीतर के विजेता को उभारने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। उन 2 सालों के अंत में मैं नौकरी से निकाले जाने की कगार पर था, लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि उसी दौरान मेरा आत्मविश्वास आखिरकार बढ़ने लगा था। मेरी बिक्री बेहतर हो गई और अगले 2 साल के भीतर ही मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या 2 पर रहने लगा। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना मेरे लिए तनख्वाह के चेक से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को दोबारा बनाना अनमोल था। इससे मुझे मिलियनों डॉलर कमाने में मदद मिली। इसके लिए मैं हमेशा जेरोक्स कॉरपोरेशन और उसके स्टाफ का कृतज्ञ रहूंगा, जिसने मुझे सिखाया कि अपने दानवों, शंकाओं तथा डरों से कैसे उबरूं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबलता से सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने मुझे दिया था। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने डरों का सामना करने, उनसे मुकाबला करने, उनसे उबरने और अपने भीतर छिपे विजेता को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। और इसे समझने में कोई गलती ना करें। सिर्फ इसलिए कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाते हैं और अपना व्यवसाय खड़ा करने लगते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता को पाने में आपको बरसों का समय लगेगा। अमेरिका में हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन दरअसल आपको स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलती जब तक कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता न मिल जाए, और इसे हासिल करने में समय लगता है। मैंने अपना करियर शून्य से शुरू किया था। रास्ते में मैंने कई बार दौलत बनाई और गंवाई, इसलिए मैं जानता हूं कि सब कुछ चले जाने पर कैसा महसूस होता है। ऐसे मुश्किल दौर में पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति देना आसान था। ऐसे समय आएंगे जब आप महसूस करेंगे कि आपका इम्तिहान लिया जा रहा है, जब आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, और आपके परिवार वाले आपके कान में फुसफुसा कर कहेंगे कि क्या यह बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपनी छोटी सी नौकरी में ज्यादा मेहनत करो और उस नेटवर्क वाली चीज को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे समय आएंगे जब आपका मन ललचाएगा कि आप अपना जीवन पराजित व्यक्तित्व के हवाले कर दें। ऐसा हरगिज ना होने दें, जीतें। फ्लाइट स्कूल। सभी इल्लियां तितलियां बनने से पहले कोकून बनाती हैं। फ्लाइट स्कूल मेरा कोकून था। मैं इसमें कॉलेज स्नातक के रूप में दाखिल हुआ था और वियतनाम जाने के लिए तैयार पायलट के रूप में बाहर निकला। यदि मैं किसी साधारण फ्लाइट स्कूल गया होता तो मैं पायलट तो बन सकता था, लेकिन शायद युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। मिलिट्री पायलट्स के रूप में हमें जो सीखना था वो साधारण पायलट से बहुत अलग था। योग्यताएं भिन्न हैं, प्रशिक्षण की गहनता भिन्न है, और प्रशिक्षण के अंत में युद्ध पर जाने की वास्तविकता से परिस्थितियां भी भिन्न हो जाती हैं। फ्लोरिडा में बुनियादी फ्लाइट स्कूल पूरा करने में मुझे लगभग 2 साल लगे। मैंने जब वहां का प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो उसके बाद उन्नत उड़ान का प्रशिक्षण लेने के लिए मुझे कैंप पेंडल्टन कैलिफोर्निया भेजा गया। वहां प्रशिक्षण की गहनता बढ़ गई। जब हमने फ्लाइट स्कूल पूरा कर लिया और पायलट बन गए तो हमारे पास वियतनाम जाने की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय था। हम प्रायः ऐसी परिस्थितियों में लगातार उड़ान भरते थे जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से हमारा इम्तिहान लेती थी। कैंप पेंडल्टन के प्रशिक्षण के दौरान लगभग 8 महीने बाद मेरे भीतर कोई चीज बदल गई। एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मैं आखिरकार ऐसा पायलट बन गया जो युद्ध पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस क्षण तक
मैं मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उड़ान भर रहा था। कुछ लोग इसे मशीनी अंदाज में उड़ान भरना कहते हैं। ऐसे ही एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान मुझ में आध्यात्मिक रूप से बदलाव आ गया। मिशन इतना गहन तथा खौफनाक था कि अचानक मेरी सारी शंकाएं व डर रास्ते से हट गए और मेरी मानवीय आत्मा हावी हो गई। उड़ान भरना मेरा अभिन्न हिस्सा बन गया। मैं शांति महसूस करने लगा और हेलीकॉप्टर मुझे घर जैसा लगने लगा। वो मुझे अपना हिस्सा महसूस होने लगा। मैं वियतनाम जाने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं था कि मेरे भीतर कोई डर नहीं था। युद्ध पर जाने को लेकर मेरे अंदर अब भी वही डर थे, मरने का डर या इससे भी बुरा, अपाहिज होने का डर। बस फर्क यही था कि अब मैं युद्ध पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरा आत्मविश्वास मेरे डर से ज्यादा बड़ा हो गया था। व्यवसायी और निवेशक बनने की मेरी प्रक्रिया भी कुछ वैसी ही रही जैसी कि युद्ध पर जाने के लिए तैयार पायलट बनने की रही थी। व्यवसाय में मुझे 2 बार असफल होना पड़ा। तब कहीं जाकर मुझ में अचानक वो गुण आ गया जिसे प्रायः उद्यमी भावना कहा जाता है। यही भावना मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में बनाए रखती है। चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल हो जाएं, मैं ई और एस पहलू की सुरक्षा तथा आराम में फिसलने के बजाय बी व आई वाले हिस्से में ही रुका रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी क्वाड्रेंट में आरामदेह महसूस करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मुझे 15 साल लगे। आप मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। आपको उतना लंबा समय खर्च करने या उन असफलताओं और संघर्षों को झेलने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के फ्लाइट स्कूल नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षा हासिल कर सकते हैं। व्यावसायिक योग्यताओं ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। अब जब मैं सैन्य प्रशिक्षण और वियतनाम के जंगलों में युद्ध की स्थितियों में उड़ान भरना सीखने के बारे में बता चुका हूं, तो मैं आपको चरित्र निर्माण की एक और कहानी बताना चाहता हूं। यह युद्ध नहीं, प्रेम के बारे में है। यदि मुझे असली दुनिया की व्यावसायिक योग्यताएं सिखाने वाला गहन प्रशिक्षण नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सपनों की महिला से विवाह कर पाता। लेकिन मुझे प्रशिक्षण मिला और मैंने विवाह कर लिया। जब मैं पहली बार किम से मिला तो मैंने सोचा कि वो संसार की सबसे सुंदर महिला है। मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे और मैं उससे बात करने जाने की सोचकर ही बुरी तरह से दहशत में था। बहरहाल, मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण ने मुझे अपनी असफलता तथा अस्वीकृति के डर से उबरना सिखा दिया था और वो प्रशिक्षण उस वक्त काम आया, बहुत काम आया। कमरे के पीछे छिपने के बजाय और दूर से टकटकी लगाकर देखते रहने के बजाय, जो मैं बरसों पहले करता, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, हाय। किम मुड़ी और उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिल उठी और मुझे प्रेम हो गया। वो मेरे सपनों की साकार अप्सरा थी। लेकिन जब मैंने उससे डेटिंग पर चलने को कहा तो वो बोली, नहीं। पुराना रॉबर्ट कियोसाकी होता तो वो घबराकर दूर चला गया होता और हार मान लेता। लेकिन अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बदौलत मैं सख्त हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर डेटिंग पर चलने के बारे में दोबारा पूछा। एक बार फिर उसने कहा, नहीं। अब मेरा आत्मविश्वास आहत हो गया था और मेरा अहंकार ध्वस्त हो रहा था। लेकिन मैंने एक बार फिर उससे डेटिंग पर चलने के लिए पूछा और एक बार फिर उसका जवाब था, नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर बार जब वो नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम की मरम पट्टी करने के लिए एकांत में चला जाता था। मैं अंदर से चोटिल था। यदि मैंने अपनी आत्मशंकाओं से उबरने का तरीका नहीं सीखा होता तो मैं कभी भी 6 महीनों तक लगातार उससे आग्रह नहीं करता। लेकिन मैंने किया और आखिरकार एक दिन वो बोली, हां, और तब से हम एक साथ रह रहे हैं। मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक रोमांटिक कहानी है। रॉबर्ट और किम में प्रेम कैसे हुआ, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करती है। इस प्रशिक्षण का संबंध सिर्फ व्यवसाय और पैसे से ही नहीं है। हम तो आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं और अपना करियर कैसे बनाते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप अपनी तकदीर कैसे बनाते हैं और अपनी विरासत भी। संपत्ति नंबर 3, समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों का दायरा। ये सुनना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन में एक अलग अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं
तो आपको नई नौकरी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत नए दोस्तों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वे आपसे प्रेम करते हों और भले ही उनका ऐसा इरादा न हो, लेकिन इस वक्त आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं हो सकता है कि वे ही आपको पीछे रोके हुए हों। हो सकता है कि आपने ये बात सुनी हो कि आपकी आमदनी अक्सर अपनी 5 सबसे करीबी मित्रों की औसत आमदनी के बराबर होती है। और आपने बेशक ये कहावत भी सुनी होगी कि समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। ये अमीर लोगों, गरीब लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में भी सच है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मध्यम वर्गीय लोग दूसरे मध्य वर्गीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की जरूरत है जो या तो अमीर हैं या अमीर बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कई लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में बिता देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। खुद से ये पूछें कि मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूं, क्या वे मुझे अमीर बनाने प्रति समर्पित हैं या उनकी ज्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूं। 15 वर्ष की उम्र तक मैं जान गया था कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता हूं और इसे हासिल करने का एक तरीका यह सीखना था कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करूं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सकें। मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों के साथ मित्रता करना चाहूंगा जो मेरे अमीर बनने में रुचि रखते हों। मैं उन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहता था जो मुझे अमीरों के लिए काम करने वाला वफादार कर्मचारी बनाना चाहते हों। यह जीवन बदलने वाला पल था। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में मुझे इसके बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता था। मैं किसके साथ समय बिताता हूं और किन शिक्षकों की बात सुनता हूं। यदि आप खुद का व्यवसाय खड़ा करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं और आपके शिक्षक कौन हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। जेरोक्स छोड़ने के बारे में सबसे मुश्किल चीज यह थी कि मुझे कुछ मित्रताओं को भी छोड़ना पड़ा। मेरे अधिकांश मित्र और परिवार वाले ई क्वाड्रेंट में रहते थे तथा उनके जीवन मूल्य मुझसे भिन्न थे। वे सुरक्षा और नियमित तनख्वाह को महत्व देते थे, जबकि मैं स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। इस वजह से मेरा निर्णय काफी दुखद अनुभव रहा, लेकिन विकास करने के लिए यह निर्णय लेना अनिवार्य था। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके कुछ मित्र या परिवार वाले ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के आपके निर्णय को नहीं समझते हैं, उससे सहानुभूति नहीं रखते हैं या जो आपको हताश करने की सक्रिय कोशिश भी कर सकते हैं। आपके दोस्त आपसे कह सकते हैं कि आप एक मूर्ख हैं, फंस गए हैं या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोस्त गंवा दें। मैं ये वाक्य लिखने में झिझकता हूं क्योंकि ये कठोर लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कठोर है, ये वास्तविकता है। और आप ये बात अच्छी तरह से जान लें, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहां हो ये रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और ई या एस क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर बी क्वाड्रेंट में जी रहे हैं। यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है। यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। अंग्रेज कवि जॉन डन ने लिखा था, कोई भी मनुष्य टापू नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण हो। हर मनुष्य महाद्वीप का एक हिस्सा होता है, पूर्ण का अंश। ये बात उन्होंने सन 1623 में कही थी और आज के बेहद गुथे हुए संसार में 1000 गुना ज्यादा सच है। आप अकेले में अमीर नहीं बन सकते। आप उन लोगों जितने ही होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसी बात पर जॉन कहते हैं, ये बात जीवन में हर जगह सच है, लेकिन यह खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में सच और प्रासंगिक है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय खड़ा करते हैं तो अपने आसपास ऐसे मित्रों का नया शक्तिशाली समुदाय बना लेते हैं जो आप जैसे जीवन मूल्य और असली दुनिया की व्यवसायिक योग्यताएं सीख रहे हैं।
ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का एक और बड़ा लाभ है। अगले प्रमोशन के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों से घिरे रहने के बजाय यहां आपका व्यवसाय ऐसे लोगों से भरा रहता है जो आपकी सफलता के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितने कि आप, क्योंकि आपकी सफलता से ही उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस बात की अच्छी संभावना है कि उनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ते हैं और काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपने इस सामाजिक नेटवर्क को अपनी आमदनी से ज्यादा ऊंची प्राथमिकता देते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मामला यह है, नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि ये मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी प्रदान करती है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर आप जा रहे हैं, और उनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही हैं जो आपके हैं। जॉन जिस प्रकार की मित्रता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक प्रशिक्षण जितनी ही अनमोल है। आज सभी चारों क्वाड्रेंट्स में मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे बुनियादी मित्र जिनके साथ मैं सचमुच उठता बैठता हूं, जिनका समय मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, बी और आई क्वाड्रेंट्स के होते हैं। और वैसे उन दोस्तों का क्या जिन्हें मैं जेरोक्स में पीछे छोड़ आया था? वे आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। वे हमेशा मेरे अच्छे मित्र रहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन के संक्रांति काल में वे मेरे साथ मौजूद रहे थे। लेकिन मेरे लिए वो आगे बढ़ने का समय था। अगर आपके लिए भी आगे बढ़ने का समय हो तथा बी क्वाड्रेंट आपको पुकार रहा हो, तो आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं और नए दोस्तों से मिलना शुरू कर सकते हैं। संपत्ति नंबर 4, आपके अपने नेटवर्क की शक्ति। जब मैंने 1990 के दशक में इस व्यवसाय की गंभीरता से जांच पड़ताल की, तो इसकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। वो ये थी कि इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद आया कि मेरे अमीर डैडी इस शब्द का सचमुच सम्मान करते थे। थॉमस एडिसन मेरे अमीर डैडी के नायक थे। आजकल लोग एडिसन को आमतौर पर बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इसे बेहतर और आदर्श बनाया था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इसे एक व्यवसाय में कैसे बदलना है। स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि उनके टीचर की राय में वे इतने स्मार्ट नहीं थे कि वहां सफल हो सकें, एडिसन ट्रेन में टॉफी और मैगजीन बेचने की नौकरी करने लगे। जल्द ही वे अपना खुद का अखबार छापने लगे और एक ही वर्ष के भीतर उन्होंने लड़कों की एक टीम नियुक्त कर ली जो उनके अखबार के साथ साथ टॉफियां बेचने लगी। वे कर्मचारी से व्यवसायी बन गए थे। अखबार बेचने के काम से युवा एडिसन धीरे धीरे उकता गए। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए उन्होंने ये सीखा कि मोर्स कोड को कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। जल्द ही वे सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए, और यहीं उन्होंने वो रहस्य सीखा जिसकी बदौलत वे बाद में मिलियनेयर बने। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ के आविष्कार को इतनी जबरदस्त सफलता क्यों मिली थी। यह तारों, खंभों, काबिल व्यक्तियों और रिले स्टेशंस का आपस में जुड़ा हुआ तंत्र था। इसमें नेटवर्क की शक्ति थी। हालांकि एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट को आदर्श बनाने के लिए मशहूर हैं जिसकी बदौलत बल्ब व्यावहारिक बना, लेकिन एडिसन की सच्ची प्रतिभा एक कंपनी बनाने में नजर आती है जिसने बिजली के तारों का जाल बिछाया और बिजली के बल्ब को समाज में जगह बनाने का अवसर दिया। एडिसन ने जिस कंपनी की स्थापना की, उसने उन्हें मल्टी मिलियनेयर बना दिया। उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि बिजली के तारों और रिले स्टेशंस का तंत्र था, जिसकी बदौलत बिजली के बल्ब को ऊर्जा मिली। यह नेटवर्क था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया था, संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। समुद्री जहाज के दौलतमंद स्वामियों तथा रेल रोड बैरन से लेकर सैम वॉल्टन, बिल गेट्स और जेफ बेजोस तक उन्हीं लोगों ने संसार में प्रचुर दौलत बनाई है जिन्होंने यह पता लगा लिया था कि नेटवर्क कैसे बनाना है। सैम वॉल्टन ने लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, उन्होंने तो उनके वितरण का नेटवर्क बनाया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाए,
उन्होंने तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस पर कंप्यूटर चलते थे। जेफ बेजोस ने पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया, उन्होंने तो पुस्तकों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेज़न बनाया। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली, व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। जाहिर है हम में से अधिकांश लोग थॉमस एडिसन, सैम वॉल्टन या बिल गेट्स नहीं हैं, नहीं कभी बन सकते हैं। हाँ, हर पीढ़ी में मुट्ठी भर बेहद रचनात्मक लोग होंगे जो शून्य से अरबों डॉलर के लिए नए नेटवर्क्स बनाकर किसी कारोबार को फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, जैसा इन लोगों ने किया। लेकिन लाखों लोगों की तो बात रहने ही दें, यह हजारों लोगों के लिए भी तार्किक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त व्यवसाय है। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कंपनियां अब आप जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती हैं, बजाय इसके कि वे किसी दूसरे नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी जिंदगी बिता दें। मेटकाफ का नियम। 3कॉम के संस्थापक और ईथरनेट के एक निर्माता रॉबर्ट मेटकाफ को एक समीकरण बनाने का श्रेय दिया जाता है जो नेटवर्क्स के मूल्य को परिभाषित करता है। V = N²। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य उस नेटवर्क का उपयोग करने वालों की संख्या के वर्ग के बराबर होता है। मेटकाफ के नियम को ज्यादा सरल शब्दावली में बताया जाए तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इसमें उपयोग करने वालों को जोड़ते हैं, इसका मूल्य ज्यामितीय रूप से बढ़ता जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सोचें। यदि संसार में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो तो उसका कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य नहीं है। यदि पूरे संसार में सिर्फ आपके पास ही फोन है तो आप किसे फोन करेंगे? जिस पल आप एक और फोन जोड़ देते हैं तो मेटकाफ के नियम के अनुसार फोन नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 2 का वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा। एक तीसरा फोन जोड़ देते हैं तो आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य सांख्यिकीय नहीं, घातांकीय रूप से बढ़ता है। नेटवर्क्स व्यावसायिक जगत में कैसे आए? औद्योगिक युग का व्यवसाय मॉडल किसी साम्राज्य की तरह काम करता था। ये एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता था जो इसकी प्रबलता से केंद्रित पहचान को बनाए रखती थी, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। 1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा जो अपने सारे हिस्सों को किसी एक केंद्रीय ऑफिस द्वारा नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसके लिए नेटवर्क के मॉडल का इस्तेमाल करता था। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की और अमेरिकी संसद इसे गैर कानूनी घोषित करने से सिर्फ 11 मत दूर थी। लेकिन यह शुरुआती वर्षों में बचने में कामयाब हुआ और आज ये 3% से अधिक अमेरिकी रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार है तथा पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इसके कुछ मशहूर ब्रांड्स में एस हार्डवेयर, सबवे और जाहिर हैं। सबसे मशहूर मैकडॉनल्ड्स शामिल है। इस क्रांतिकारी व्यवसायिक मॉडल को फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसमें बहुत से व्यवसाय मालिक एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करते हैं। बहुत ही व्यवहारिक संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि उन सभी के जीवन मूल्य समान होते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी व्यवसायिक जगत में नेटवर्क के विकास की राह में सिर्फ एक पड़ाव था। अब जॉन आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जॉन कहते हैं, रॉबर्ट ने सही कहा है, यह अलग तरीके से कमीशन का भुगतान करने का मामला नहीं है या मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे पक्ष पर डालने की बात नहीं है। यह दरअसल व्यवसाय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ऐसा तरीका जो व्यापक विज्ञापन नीति के जरिए औद्योगिक युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि नेटवर्किंग के जरिए सूचना युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्रेंचाइजिंग के बाद नेटवर्किंग वाले व्यवसायों के विकास में अगला कदम 1960 के दशक में उठाया गया और 1970 व 1980 के दशकों में इसकी रफ्तार तेज हो गई। फ्रेंचाइजी व्यवसायों के नेटवर्क के बजाय यह मॉडल फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए विकसित हुआ। एक तरह से आप इसे व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ही इस नए प्रकार के व्यवसाय की भी काफी आलोचना हुई, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह अपना अस्तित्व बचाने और समृद्ध होने में कामयाब हुआ।
इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। तो रॉबर्ट ने पूछा, वैसे फ्रेंचाइजिंग के बारे में सच्चाई यह है कि फ्रेंचाइजी का स्वामी बनने के बाद आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उस नेटवर्क के स्वामी नहीं बनते, आप तो केवल अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटर के रूप में तो जॉन रॉबर्ट की बात को काटते हुए कहते हैं, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप न सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बल्कि आप दरअसल अपने खुद के नेटवर्क के स्वामी भी होते हैं। और रॉबर्ट, जैसा आप कहते हैं कि इससे जबरदस्त वित्तीय लीवरेज हासिल होता है। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपको मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। कैसे? ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने मात्र से ही नहीं हो जाता। ये तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे संसार में केवल आपके पास ही टेलीफोन हो। मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको अपने जैसे किसी व्यक्ति, किसी साझेदार को जोड़कर खुद को बहुगुणित करना पड़ता है। जिस पल आपकी संख्या 2 हो जाती है, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़कर 4 हो जाता है। जब आपकी संख्या 3 हो जाती है तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से 9 हो जाता है। आपने जिन 2 लोगों को जोड़ा है, जब उनमें से प्रत्येक भी 2 अन्य लोगों को जोड़ लेता है, तो आपका नेटवर्क उस रॉकेट की तरह दिखने लगता है जो चांद की ओर उड़ान भरने वाला है। आप गणितीय रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आर्थिक मूल्य घातांकीय रूप से विकास करता है। सरल भाषा में मेटकाफ के नियम का अर्थ है कि नेटवर्क एक लीवर के रूप में कार्य करता है। यह आपको अपने समय और प्रयास की लीवरेजिंग करने की अनुमति देता है। लीवरेज का सिद्धांत खोजने का श्रेय प्राचीन यूनान के इंजीनियर आर्किमिडीज को दिया जाता है। उन्होंने ये घोषणा की थी कि मुझे खड़े होने की जगह भर दे दें तो मैं संसार को हिला सकता हूं। लीवरेज की लगभग असीमित शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने रस्सियों और झिर्रियों का एक व्यापक तंत्र तैयार किया। इसके बाद रस्सियों के इस विशाल जाल में यूनानी योद्धा ने जहाजों के पूरे बेड़े को बांधा। जब हर चीज तैयार हो गई और जमा भीड़ खामोश हो गई, तो आर्किमिडीज ने लकड़ी का एक लट्ठा पकड़कर उसे अपनी पूरी शक्ति से खींचा और जहाजों का पूरा बेड़ा पानी में तैरने लगा। यही नेटवर्क की शक्ति है। रस्सियों के उस व्यापक जाल से आर्किमिडीज ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए आमतौर पर कई हजार मल्लाहों को मिलकर पूरा जोर लगाना पड़ता था। और रस्सियों का वो जाल आखिर क्या था? एक नेटवर्क। यही वो जबरदस्त शक्ति है जिसकी बदौलत अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। एक आदमी 3 को बताता है, जिनमें से प्रत्येक अन्य 3 को बताता है। उन अन्य में से प्रत्येक दूसरे 3 को बताते हैं और बहुत जल्द ही ये बात शहर के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। फैशन के रुझान भी इसी तरह फैलते हैं और यही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की बुनियादी रणनीति भी है। मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करते हुए लोगों के नेटवर्क के जरिए अपने प्रयासों को डुप्लीकेट करना। आज नेटवर्क मार्केटिंग संसार के सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले बिजनेस मॉडल्स में से एक है। बहरहाल, अधिकांश लोगों को अब भी इसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं? लोग प्रोडक्ट्स तो देख सकते हैं, घरेलू उपयोग या स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट्स या टेलीकॉम, वित्तीय या कानूनी सेवाएं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह दरअसल व्यवसाय नहीं है। असल व्यवसाय प्रोडक्ट नहीं, वो नेटवर्क है जिसके जरिए प्रोडक्ट यात्रा करता है। एडिसन का बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि उनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है। लोग अब भी नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य को इसलिए नहीं समझ पाए हैं क्योंकि ये अदृश्य है, ये भौतिक नहीं है, व्यवहारिक है। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। यह सूचना युग का वास्तविक बिजनेस मॉडल है। इसके मूल्य को समझने के लिए आंखें खोलना ही काफी नहीं है। इसके लिए तो आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। कोई सोने की मेहराब नहीं है, कोई हरी जलपरी नहीं है जो संकेत देकर आपको उनके व्यवसाय की जगह आमंत्रित करे। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का विस्फोट पूरे संसार में हो चुका है, लेकिन जनता अब भी इसे नहीं देख पाती है। जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां औद्योगिक युग की हैं। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, द यूपीएस स्टोर, एस हार्डवेयर और बाकी फ्रेंचाइजी कंपनियां संक्रांति काल की हैं, जो औद्योगिक युग से सूचना युग के पुल के रूप में उभरी। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही सूचना युग का वास्तविक व्यवसाय है, क्योंकि इसका सरोकार जमीन और कच्चे माल, फैक्ट्रियों और कर्मचारियों से नहीं, बल्कि विशुद्ध जानकारी से है।
नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप ये सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना और बेचना है। ऐसा नहीं है। आपका काम तो सूचना देना, एक बेहतरीन कहानी सुनाना और एक नेटवर्क बनाना है। संपत्ति नंबर 5, एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय। यहां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में एक अति महत्वपूर्ण सच्चाई बताई जा रही है, जिससे आपको हैरानी हो सकती है। यह व्यवसाय उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रतिभाशाली हों। मैंने कुछ अध्याय पहले वादा किया था कि जॉन इसके बारे में ज्यादा बातें बताएंगे, और अब वो समय आ चुका है। तो रॉबर्ट पूछते हैं, जॉन, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि यह जरूरी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ पैदाइशी सेल्स पीपल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सफल हो पाएं? जॉन कहते हैं, इससे न मैं सिर्फ पूरी तरह से सहमत हूं, बल्कि वास्तव में मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक तरह से इसका विपरीत सच है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किसी पैदाइशी सेल्समैन को अक्सर पहली चीज ये करनी होती है कि वो बेचने में माहिर हर चीज भूल जाए जो वो जानता है। मैंने जितने भी बेहद सफल नेटवर्क मार्केटर्स देखे हैं, जिनमें से कई कोच, मां, पादरी और शिक्षक हैं, उन्हें कहानियां सुनाने और दूसरों की मदद करने में वाकई मजा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग जबरन बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी का आदान प्रदान करने और व्यक्तिगत कहानियां सुनाने के बारे में है। यह इस व्यवसाय में अपने द्वारा लाए लोगों की सफलता की परवाह करना भी है। वैसे ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 20 में से केवल एक व्यक्ति ही पैदाइशी सेल्समैन होता है। बिक्री में सफलता की कुंजी ये है कि आप क्या कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी ये है कि आप कितना अनुसरण कर सकते हैं। रॉबर्ट का अगला प्रश्न, कई बार जब मैं कहता हूं कि यह व्यवसाय बिक्री के बारे में नहीं है, तो मुझे संदेहवादी प्रतिक्रिया मिलती है। हाँ, लेकिन क्या आप जरूरत से ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि चाहे आप इसे बेचना कह लें या जानकारी का आदान प्रदान करना, बात तो वही है। क्या ये काफी हद तक शब्द जाल नहीं है? जॉन का जवाब, नहीं, ये शब्द जाल नहीं है, और ये जरूरत से ज्यादा गहराई भी नहीं है। और ये अनुसरण या नकल ही सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मैं उस व्यक्ति से ये कहूंगा, यदि आप एक कमाल के अनूठी योग्यता वाले सुपरस्टार सेल्स पर्सन हैं, तो आप सेल्स में बेहतर करियर बना सकते हैं, लेकिन संभवतः नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमजोर रहेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क के ज्यादातर लोग आपकी नकल नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा और जल्द ही दम तोड़ देगा। रॉबर्ट का प्रश्न, तो क्योंकि आप शैशव काल में ही इसका गला घोट देते हैं? जॉन कहते हैं, सही बात है, और मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। मैंने अक्सर देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग शुरुआत करते हैं, तो वे ईंट की इस दीवार से टकराकर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अपनी अनूठी उपाय कुशलता, गुणों और विशेष योग्यताओं का इस्तेमाल करने से ही वे सफल हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं और फिर दूसरे भी क्या कर सकते हैं। मैंने कंपनियों को भी यही गलती करते देखा है। वे व्यक्तिगत बिक्री के उच्च स्तरों को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन हर एक को यह दिखाने पर ज्यादा जोर नहीं देती हैं कि वे अपने प्रयासों को दूसरों के जरिए बहुगुणित कैसे करते हैं। यहां शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की योग्यता नहीं, बल्कि अनुसरण या नकल करने की योग्यता जादुई कुंजी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस बात को स्पष्ट नहीं करती हैं, तो इससे उनके विकास का इंजन ऊर्जावान नहीं बन पाता है। यानी वे लोग जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं या अपने ही जैसे दूसरे लोगों को तैयार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब लोग बेचते समय अनूठे तरीके आजमाने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये क्या है। ये तो एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की सोच होती है, बी क्वाड्रेंट जैसी नहीं। एस क्वाड्रेंट में रहते वक्त बेशक प्रतिभाशाली, रचनात्मक और अनूठे बने, लेकिन बी क्वाड्रेंट में, वहां तो यह मौत का चुंबन है। हेनरी फोर्ड ने अपने कर्मचारियों की अनूठी योग्यताओं और प्रतिभा के आसपास बिजनेस मॉडल बनाकर एक साम्राज्य नहीं बनाया और पृथ्वी का नक्शा नहीं बदला। देखिए, वे अपनी कारों को अपने हाथ से बनाने के लिए मजदूर रख सकते थे। वे कारें गजब की होती और शायद वे सैकड़ों कारें बेच भी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें साधारण लोग अपना समय तथा प्रयास लगा सकें और व्यापक पैमाने पर करोड़ों कारें बना सकें। फोर्ड ने बी क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोचा। जॉन कहते हैं, मैं इस तरह से इसे नहीं कहता।
लेकिन मामला बिल्कुल यही है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना होता है। एक बार फिर, आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को असली शक्ति इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप कितना अनुसरण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवसाय ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी लगभग हर व्यक्ति तत्काल नकल कर सके। क्यों? क्योंकि आप जो करते हैं उसकी दूसरों द्वारा नकल कराना ही तो वो काम है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आपको करवाने की जरूरत है। इसी से आपकी सफलता तय होती है। हम एक पल में डुप्लीकेशन या नकल के इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं बहुस्तरीय शब्दावली के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। असीमित बहुस्तरीयता के लिए सूचना के औजार। जॉन ने कहा कि डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका यह है, आपके व्यवसाय की शक्ति इसकी बहुस्तरीयता में है। बहुस्तरीय व्यवसाय वो होता है जिसमें किसी भी स्तर पर काम किया जा सकता है। उद्यमियों के मामले में यह अक्सर सफलता या असफलता का अहम मुद्दा होता है। संसार में ऐसे कई संभावित उद्यमी भरे पड़े हैं जो अद्भुत व्यवसाय खड़े कर लेते हैं, जब तक कि वे इतने छोटे पैमाने पर न चलें कि वे व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित कर सकें। लेकिन बहुत कम उद्यमी ये बात समझ पाते हैं कि अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को बड़ा कैसे बनाएं, ताकि उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता के बिना ही व्यवसाय बार बार बहुगुणित हो सके। यही रे क्रॉक की प्रतिभा का रहस्य है, जिससे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स चेन बनाई। उन्होंने खास तौर पर प्रतिभाशाली रेस्टोरेंट वालों का एक अभिजात्य समूह नहीं खोजा, जिसमें उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट को चलाने की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता हो। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे विशेषज्ञता रेस्टोरेंट में ही आ जाए। यही काम स्मार्ट नेटवर्किंग कंपनियों ने किया है। केवल बेहद निपुण वक्ताओं, प्रस्तुति देने वालों और सेल्स पीपल को नियुक्त करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सूचना साधनों के रूप में प्रस्तुति को ही तंत्र में स्थापित कर दिया। और जैसा जॉन स्पष्ट करते हैं, ये रातों रात नहीं हुआ। जॉन कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में इसके सदस्यों के सामने एक गंभीर चुनौती आई। हालांकि यह सच है कि हर व्यक्ति प्रस्तुति देना सीख सकता है, लेकिन यह सच नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभावी प्रस्तुति दे सकता है। इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप से तो कोई भी इस व्यवसाय में सफल हो सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में यह व्यवसाय जरूर सचमुच बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले लोगों पर ही निर्भर रहा, और इसमें सफल होने का एक बड़ा हिस्सा यह सीखना था कि बेहतरीन प्रस्तुति कैसे दी जाए। लेकिन सेलिंग की तरह ही प्रभावी और पेशेवर प्रस्तुति देने में भी बहुत कम लोग निपुण हो पाते थे। इस कारण व्यवसाय के फलने फूलने की क्षमता काफी सीमित होने लगी। रॉबर्ट कहते हैं, और यहीं पर प्रस्तुति के साधन तस्वीर में आते हैं। जॉन कहते हैं, सही है। बरसों पहले लोगों ने ब्रोशर्स और सेल्स बुक के जरिए इसे चलाने की कोशिश की थी, और वे काफी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि आम आदमी बेहतरीन प्रस्तुति तो नहीं दे सकता था, लेकिन वो संभावित ग्राहक को अपना ब्रोशर या कैटलॉग जरूर दिखा सकता था। वैसे पिछले कुछ दशकों में प्रस्तुति की तकनीक में भारी बदलाव आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के विस्फोट ने खेल के मैदान को समान बना दिया है। डिजिटल टूल्स, सीडी, डीवीडी और ऑनलाइन मीडिया की बदौलत किसी सजीव प्रस्तुति की रोचकता और प्रभावी गुणवत्ता का दोबारा दोहन करना अब संभव हो गया है। रॉबर्ट, मुझे ये बात दिलचस्प लगती है कि आपने इस पुस्तक का शीर्षक 21वीं सदी का व्यवसाय रखा है। हालांकि यह व्यवसाय कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत वास्तविक अर्थ में यह बिजनेस मॉडल इसी समय अपनी सच्ची संभावना तक पहुंच रहा है। और इसका एक कारण वो भी है जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आज जब आप अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको कोई कुशल सार्वजनिक वक्ता होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनने की कोशिश आपको वास्तव में नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि यह बहुत ही विशेषज्ञतापूर्ण योग्यता है। इसलिए इसका व्यापक अनुसरण या नकल संभव नहीं है। इसलिए आप खुद को विशेषज्ञ वक्ता बनने और अनूठी प्रस्तुति देने के लिए प्रशिक्षित नहीं करते हैं, बल्कि उन बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी कंपनी ने आपको प्रस्तुति देने के लिए दिए हैं। यही नहीं, इन बिजनेस टूल्स की लागत काफी कम होती है, इसलिए भी क्योंकि उन्हें सस्ता बनाना कंपनियों के हित में होता है, और इसलिए भी क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण अब यह संभव हो गया है। कम लागत, उच्च गुणवत्ता की सीडीज, डीवीडीज
और ऑनलाइन प्रस्तुतियां, उच्च गुणवत्ता के लाइव ऑडियो और वीडियो ने सचमुच प्रजातांत्रिक और बहुस्तरीय नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सपने को संभव बना दिया है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन गया है जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों को शामिल होने और उत्कृष्ट बनने का अवसर मिला है। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपना नेटवर्किंग व्यवसाय बनाते हैं तो आप एक बहुस्तरीय संपत्ति बना रहे हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि आप अपने व्यवसाय को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। वैसे आगे जाने से पहले मुझे एक बार फिर खलनायक की भूमिका निभानी होगी। रॉबर्ट कहते हैं, जॉन, मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं जो मैंने कुछ संदेहवादियों को पूछते सुना है। जब वे नकल करने के बारे में इस बिंदु को सुनते हैं, अगर आपको सचमुच शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है और आपको विशेषज्ञ वक्ता या प्रस्तुति देने वाला बनने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है? कंपनी को आपकी जरूरत ही क्यों है? जॉन का जवाब है, आपके नेटवर्क के कारण। इसीलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है और इसीलिए कंपनी को आपकी जरूरत है और इसलिए वो आपको भुगतान करती है। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपका काम यह होता है कि आप लोगों से संपर्क करें, उन्हें प्रोडक्ट्स का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करें, जिनके बारे में आप रोमांचित हैं उन्हें अपने आसपास उपलब्ध जानकारी बताएं और फिर उनसे दोबारा संपर्क करें। जब वे इस व्यवसाय में आपके साथ जुड़ने का फैसला कर लें, तब आप उन्हें उत्साह से अपने अनुभव के बारे में बताते हैं और आपने जो सीखा है वो सीखने में उनकी मदद करते हैं। एक बार फिर यहां भी ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जो प्रशिक्षण की विशेषज्ञता और बहुत सारे बोझ को आपके कंधों से हटा देते हैं। आपका काम संबंध बनाना है, बातचीत करना है, संभावनाओं को टटोलना है, लोगों से जान पहचान बढ़ाना है और यह समझने में उनकी मदद करना है ये व्यवसाय किस बारे में है। तो इस व्यवसाय के कुछ हिस्से हैं जहां एक औजार आपसे बेहतर काम कर सकता है। ये प्रस्तुति है और कुछ हद तक प्रशिक्षण। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ आप ही अनूठे ढंग से कर सकते हैं, जैसे लोगों से जुड़ने वाला हिस्सा। यहां बुनियादी विचार यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप संदेश नहीं, संदेश वाहक होते हैं। वे दिन लद गए जब आप सैंपल देने के लिए अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट्स का भारी पैक लादे लादे घूमते थे, अपने लिविंग रूम में पूरा रिटेल स्टोर सजा लेते थे या प्रोडक्ट्स की विशेषताओं तथा आर्थिक आंकड़ों की लंबी सूचियां रटते थे। ये 21वीं सदी है। आज की नेटवर्क मार्केटिंग में सारा काम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हो जाता है। आपका काम तो सिर्फ संपर्क करना और आमंत्रित कर उन्हें बुलाना है। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि आपको योग्य बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। आपको वो योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है जिन्हें हमने संपत्ति के 1 रुपए के हिस्से में देखा। आत्मविश्वास पाने, अस्वीकृति झेलने, संवाद करने, बेहतरीन कहानी सुनाने वाला बनने, लोगों की परवाह करने, लोगों को सिखाने और बाकी कई योग्यताएं। लेकिन ये ऐसी योग्यताएं हैं जो हर एक के लिए सुलभ हैं। यदि आपने कभी किसी सॉकर लीग, पीटीए समूह या चेस क्लब को बनाने में मदद की है, या किसी राजनीतिक अभियान या चर्च कमेटी के सदस्य रहे हैं, कभी लिटिल लीग को कोचिंग दी है या अपना खुद का बैंड बनाया है, तो आप जानते हैं कि नेटवर्क बनाना कैसा होता है। आप जो करते हैं उसकी नकल के लिए आपको बेहद योग्य सेल्स पीपल्स की जरूरत नहीं होती। आपको तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बुनियादी व्यवसायिक और संवाद योग्यताएं सीखने के इच्छुक हों तथा वे स्वयं संकल्पवान उद्यमी और टीम निर्माताओं के रूप में विकास करना चाहते हों। संसार में बहुत कम लोग बेचने में सचमुच निपुण होते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी नेटवर्किंग, कोचिंग और टीम बनाने में निपुण बन सकता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय आपके करोड़ों पड़ोसियों के लिए खुला हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय है। जब आप अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 5 और फिर 50 लोगों तक कर लेते हैं, तो आप उन बुनियादी योग्यताओं में माहिर हो जाते हैं जिनकी जरूरत आपको इसे बढ़ाकर 500, 5000 और इससे भी आगे तक ले जाने के लिए होती है, और इससे हम नेतृत्व पर पहुंच जाते हैं।